हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश स्वदेशी है। आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 बुक जियोग्राफी चैप्टर 5 वाटर, अर्थात वाटर डोमेन जो है अर्थ के ऊपर वाटर जो है उसकी क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, क्या क्या उसके अलग अलग रूप में वो पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन्हीं सभी बातों की जो डिस्कशन है हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। About three-fourths of Earth's surface is covered by water, so the Earth is called the blue planet. अर्थ का लगभग 3/4 भाग जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि हमने बाकी वीडियोज में भी डिस्कस किया है कि अर्थ की टोटल एरिया का 71% पोर्शन जो है वो वाटर से कवर्ड है और बाकी जो 29% है वो आपका लैंड मासेज है। इसके अलावा जो है वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है पानी। तो लगभग हम बात कर रहे हैं कि 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस जो है 71% पोर्शन जो है अर्थ का वाटर से कवर्ड है। ब्लू प्लेनेट अर्थ को इसलिए कहा जाता है कि स्पेस से जब इसको देखा गया तो ये इसका चूंकि 71% पोर्शन जो है वाटर से कवर्ड है और वाटर जो है वाटर की वजह से जो ये ऊपर से ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। The sun's heat causes evaporation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms a cloud. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water changes its form and circulates between oceans, atmosphere, and land is known as the water cycle. अब बात यही हम ये कह रहे हैं कि वाटर का जल चक्र है, एक पानी का चक्र है, जल चक्र है, वो जिसे हम वाटर साइकिल इंग्लिश में कह रहे हैं। तो ये अर्थ जो वाटर है वो लैंड, सी और हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के बीच में घूमता रहता है और इसे ही जल चक्र या वाटर साइकिल के रूप में जाना जाता है। अब ये हो कैसे रहा है, बात यहाँ है कि हम जानना ये चाहते हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कैसे हो रहा है। अर्थात जो किसी भी मटेरियल की 3 फॉर्म्स हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वाटर एक ऐसा मटेरियल है, एलिमेंट है अर्थ पे पाया जाने वाला, जो कि तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। अर्थात लिक्विड के रूप में वाटर, वेपर के रूप में ये जो है गैस, एंड आइस के रूप में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये 3 फॉर्म्स में चेंज होता रहता है। कैसे होता है? तो सीधा सा है, सन की हीट की वजह से इवापोरेशन का प्रोसेस है, यानी जल वाष्प बनना या वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो घटित होती है। ये वेपर जो है ऊपर की तरफ उठती है, लाइट होके वार्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है और ऊपर जाकर के जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो ये वापस जो है कंडेंस होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है और क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। वहां से ये वापस जो है लैंड और सी में रेन, स्नो या स्लीट, स्नोफॉल या स्लीट के रूप में वापस अर्थ पे या ओशियंस में आ जाता है पानी। तो हम कह ये रहे हैं कि ये वाटर रिसोर्सेज से इवोपरेशन होकर ऊपर जाता है, कंडेंस होता है और रेनफॉल या स्लीट या स्नोफॉल के रूप में वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है और इसी प्रोसेस को जो है वाटर साइकिल कहा जाता है। The process by which water changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. हम यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हैं, पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ओशियंस है और ओशियंस में सन की हीट की वजह से जो है इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है और जैसे ये ऊपर जाता है वापस कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद ये क्लाउड्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। ये कंडेंसेशन के प्रोसेस आप इधर से भी देखते हैं, जहाँ रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वहां पर भी इवोपरेशन होता है। वहां से ये जो है वाटर वेपर जो है ऊपर की तरफ जाती है और कंडेंस होके और क्लाउड्स फॉर्म करती है और क्लाउड से जो है वापस से प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट में नीचे की तरफ आ जाता है, या अर्थात जल जो है वाटर जो है वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है और इसे ही वाटर साइकिल के रूप में जाना जाता है। आर अर्थ इज लाइक ए टेरियम। ये एक टर्म यूज हुई है कि एक हमारी अर्थ जो है टेरियम की जैसे। टेरियम आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होता है आर्टिफिशियल मैन मेड, जिसमें
प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक ऐसी कवरिंग बना करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जिसे टेरियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अर्थ भी एक टेरियम की तरह है, अर्थात एक प्रोटेक्शन सीट है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल लाइफ सरवाइव करती है और पॉसिबल हो पाती है। Water is very important for our survival. It continuously changes its forms and circulates between oceans and atmosphere. ये बात हम कर चुके हैं कि ये बहुत important है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए वाटर का होना यानी जल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कॉन्टिन्यूसली अपनी फॉर्म्स चेंज करता है और सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है ओशियंस एटमॉस्फेयर के बीच में। We get fresh water from the rivers, ponds, springs and glaciers. हमें जो फ्रेश वाटर रिसीव होता है वो रिवर्स से, पॉन्ड से, स्प्रिंग से, ग्लेशियर से या फिर अंडरग्राउंड वाटर से हमें रिसीव होता है। The ocean bodies and the seas contain salty water. ओशियंस जो हैं या फिर हम सीज कहें, इनका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं कहा जा सकता है, सॉल्टी वाटर होता है। और सॉल्टी वाटर इसलिए है कि जो बहुत सारी रिवर्स से जो फ्लो करके वाटर ड्रेन करती हैं, तो अपने साथ वो बहुत सारे सोल्ट्स जो है ग्राउंड से लेकर आती हैं और ओशियंस में या सीज में ड्रेन कर देती हैं, जिससे ओशियनिक वाटर या सीज का जो वाटर है वो सोल्टी या खारा हो जाता है। Many countries are facing water scarcity due to this fact, और इसी वजह से प्रॉब्लम ये है कि पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जल की कमी से जूझ रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं। What is available is also not fit for drinking because it is polluted badly due to a variety of reasons. और जितना पानी अर्थ पे अवेलेबल है वो भी वर्थ ड्रिंकिंग नहीं है, क्योंकि हमने उसको भी डिफरेंट मेथड्स से या डिफरेंट रीजन्स से वो पोल्यूट हो चुका है। जैसे रिवर्स में हम वाटर ड्रेन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है उसको हम रिवर्स में ड्रेन कर रहे हैं, इससे पूरा का पूरा जो रिवर सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है और ये वाटर की स्कार्सिटी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. यही है, और इनको भी हम वन और द अदर वे, इन वन और द अदर वे हम इनको जो है पोल्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ के ऊपर जो जल का वितरण है वो कैसे है, अर्थात ये अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। जो हम देख ही रहे हैं कि रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ओशियंस और यहाँ पर हैं, तो ये कहाँ पर कितना वाटर अवेलेबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हम देख लेते हैं। About 3/4 of the Earth's surface is covered by water, अर्थात 71% area of Earth is covered with water. On Earth, 97% of water is saline and 3% of water is fresh water. बड़ी मजेदार बात यहाँ ये है कि जो 71% जो वाटर बॉडीज यहाँ पर कवर कर रही हैं अर्थ को, उसका 97% वाटर जो है वो सलाइन है, सलाइन मीन्स खारा है, सोल्टी है, और ये वर्थ यूजेबल नहीं है, अर्थात यूजेबल नहीं है। और एंड ओनली 3% जो टोटल वाटर है अर्थ के ऊपर, उसका 3% ही फ्रेश वाटर के रूप में है। अभी फ्रेश वाटर जो है कहाँ कहाँ कैसे अवेलेबल है ये हम इस टेबल से देख सकते हैं। ओशियंस में 97.5% वाटर जो अवेलेबल है, आइस कैप्स में 0.2% है, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर जो है लेक्स में वो 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में उनमें 0.009%, एटमॉस्फेयर में 0.0019% एंड रिवर्स में 0.0001%। अर्थात मेजर जो पोर्शन है वाटर का वो 97.5% जो है वो ओशियंस में है, और 2% वाटर जो है आइस कैप्स के रूप में है, जो दोनों ही हमारे यूज के लिए नहीं अवेलेबल हैं। मींस ओशियंस का वाटर सलाइन है और आइस कैप्स हमारी अप्रोच से बाहर हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आप और हम सब जानते हैं कि बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। मूवमेंट्स, पॉन्ड्स, लेक्स जो हैं वो वाटर जो है उसका मूवमेंट्स भी होते हैं, ओशियंस में मूवमेंट होते हैं, अर्थ के ऊपर मूवमेंट्स हैं, तो इन मूवमेंट्स के हम बारे में बात कर रहे हैं। Ponds and lakes have calm water, whereas ocean water keeps moving continuously.
पॉन्ड्स है, लेक्स है, इनका वाटर तो फिर भी स्टेबल होता है, मीन्स स्टैग्नेंट होता है, काम होता है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाता ज्यादा। बट जो ओशियनिक वाटर है, ओशियंस या सीज का वाटर है, उसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होते हैं। अब आप कहेंगे मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, तो मूवमेंट दैट अकर इन ओशियंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। इन मूवमेंट्स को जो है टाइड्स, वेव्स और करेंट्स के रूप में कैटेगराइज किया जा सकता है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are known as waves. जब ओशियन की या सी की सरफेस पे जो वाटर जो है ऑल्टरनेटली राइज करता है और डाउन आता है, तो इन्हें वेव्स कहा जाता है। During stormy weather, huge waves are formed. These waves are very strong and cause heavy destruction. जब स्टॉर्मी वेदर होता है तो जो वाटर है वो वेव्स जो हैं वो काफी हाई हो जाती हैं और उनकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन भी कोज होता है। The movements which occur in oceans are of three types. हम बात कर सकते हैं इसकी waves, tides and currents. So first of all we are talking about waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब ocean surface पे water जो है alternately rise और fall होता है, यानी उठता है और नीचे की तरफ जाता है, तो ये waves कहलाती हैं, लहरें। हिंदी में इन्हें कहेंगे लहरें। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं। ये वाटर जो यहाँ से देखिए ये राइज कर रहा है, फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर उठेगा, तो दिस इज वेव, दिस इज कॉल्ड वेव्स। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक, a volcanic eruption or under landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, huge tidal wave may be formed which is called tsunami. बट कई बार ये होता है कि अगर ओशियंस में अर्थक्वेक आ जाए अर्थात भूकंप हो जाए, या वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, या पानी के अंदर लैंडस्लाइडिंग हो जाए, भूस्खलन की प्रक्रिया हो जाए, तो इसकी वजह से जो वेव्स हैं वो बहुत ही हाई टाइडल वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन्हें सुनामी कहा जाता है। जापानी टर्म है, जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी, अर्थात बहुत ऊंची लहरें। आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि ये कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई हो जाती हैं और जब ये कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कोज करती है। इन्हें सुनामी के नाम से जाना जाता है। Tsunami in South and Southeast Asian coast has caused havoc in December 2004. दिसंबर 2004 में इंडियन ओशियन के जहां इंडिया से लेकर के मालदीव से लेकर के और इंडोनेशिया के कोस्ट तक, लास्ट इंडोनेशिया तक काफी हाई वेव्स, टाइडल वेव्स आई और इन्होंने जो सुनामी जो आई इसने काफी डैमेज इन एरियाज में किया। टाइड्स, सेकेंड जो मूवमेंट है वाटर का वो है टाइड्स। टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर व्हिच अकर ट्वाइस इन ए डे। टाइड जो है वो एक रिदमिक यानी लयबद्ध उठाव और गिरना है पानी का, जो कि डे में 2 बार ऐसा होता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड एंड लो टाइड, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हाई टाइड वे टाइड्स हैं, वे ज्वार हैं जो कि किनारे शोर जो होता है, सी शोर जो होता है, उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती हैं। और लो टाइड वो हैं जब वाटरफॉल्स वापस आता है, लोवेस्ट लेवल पर आ जाता है, तो उन्हें लो टाइड के नाम से जानते हैं। एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और वो किनारे से वापस लौट के नीचे आ जाता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, हाई टाइड्स की वजह से समुद्र में जो आवागमन है वो आसान होता है। टाइड्स की एक और कैटेगरी है जो कि हम कह सकते हैं, दे आर स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। तो आप पहले हम ये डायग्राम देख लें, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो जब ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये हाई टाइड है, और जब ये रिसीड करके नीचे की तरफ आता है, अपने ओरिजिनल लेवल पे आता है, तो ये लो टाइड के रूप में जाना जाता है। अब जो सेकंड कैटेगरी हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स की, वो क्या है? During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. जब पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन चंद्रमा या सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हाई हो जाता है और वेव्स जो हैं, टाइड्स जो हैं, हाईएस्ट होते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, when the moon is in its first
एंड लास्ट क्वार्टर, जब वो अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called neap tides. जब मून जो है अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशियन वाटर जो है वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन और अर्थ का, उसकी वजह से नीचे हो जाता है और लो टाइड्स होते हैं। इन्हें नीप टाइड्स के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि क्वार्टर मून फेज यहाँ पर है, क्वार्टर मून फेज यहाँ पर है, तो ये जो क्वार्टर मून फेज हो रहे हैं उनकी वजह से जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल ऑन ओशियंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शनल होता है, और न्यू मून फेज और फुल मून की नाइट में अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये तीनों एक ही लाइन में होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल हाईएस्ट होता है और ये स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। नीप टाइड्स में ये डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट पुल करते हैं जिससे लो टाइड्स क्रिएट होते हैं। ओशियनिक करेंट्स, जो वाटर मूवमेंट है उसका एक और कैटेगरी है ओशियन मूवमेंट, ओशियन करेंट्स और ओशियनिक करेंट्स, महासागरीय लहरें या धाराएं। ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये ओशियन के सरफेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में घूमते रहते हैं। आप इस मैप से समझ सकते हैं कि ये बहुत सारी जो ये वेव्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, वो ओशियन में जो है कॉन्टिन्यूसली सेम डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं। इन्हें ओशियन करंट्स के नाम से जाना जाता है। इनकी खास बात यह है कि जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो जाती हैं वो हॉट वाटर या वार्म वाटर करंट्स होती हैं, और जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आती हैं वो कोल्ड वाटर करंट्स हैं। ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, क्योंकि पोल्स की तरफ टेम्परेचर लो होते हैं, इसलिए वहां से जो वाटर करंट इक्वेटर की तरफ आएगी वो कोल्ड वाटर स्ट्रीम होगी, और जो इक्वेटर जहाँ की बहुत ज़्यादा सनशाइन होता है, टेम्परेचर्स हाई होते हैं, वहां से जो वाटर करंट्स पोल्स की तरफ जाएंगी ये वार्म वाटर करंट्स या गर्म जल धाराएं होंगी। ओशियन करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड वाटर करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म वाटर करंट। ये हम मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट है ये लैब्राडोर की करंट है, जो कि यहाँ से आ रही है, और ये पोल्स की तरफ से आने की वजह से ये कोल्ड वाटर करंट है। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. जहाँ पर कोल्ड और हॉट वाटर करेंट्स आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर्स मॉडरेट हो जाते हैं, और टेम्परेचर मॉडरेट होने की वजह से वहाँ फिश प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। वो अच्छे फिशिंग एरियाज और फिशिंग ग्राउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर वाटर, जिसके बारे में हमने डिफरेंट उसके मूवमेंट्स के बारे में जानकारी ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो देखते रहें, आगे भी देखते रहें वीडियोस और अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।